आज आपको मेरी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कि चीफ आर्मी स्टाफ की जो इनकम की स्टोरी है वो किसने लीक करवाई FBI से, और आदम स्वाति की गिरफ्तारी क्यों हुई, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कैसे किया, और गेट नंबर 4 प्रॉपरली बंद क्यों है और किसके अहकामात पे हुआ, और इस्माइल ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने के बारे में क्या कह दिया। जो ये सब देखने के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान रियान खान खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं चंद बहुत ही अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर पाकिस्तान को होश के अलावा, नुकसान के अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को अंधेरों की तरफ धकेला जा रहा है। उसके अंदर हमारे सियासतदान भी शामिल हैं और हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले भी शामिल हैं। तो मैं आज आपको इस सारे मौजू के बारे में बताऊंगा और आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसके अंदर ISPR ने ये कहा है कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब के बारे में जो भी बातें की गई वो झूठ हैं, वो बेबुनियाद हैं और वो झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही। और उसके अंदर ये भी कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के नाम जो भी कुछ है वो उनकी बहू के जो नाम है वो असासे ज़ाहिर करके बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब के नाम है। तो पहले तो मैं DG ISPR का ये प्रेस रिलीज पर पहला सवाल ये रखूँगा कि जब किसी सियासतदान के बारे में ये बात आती है तो उनके बीवी बच्चों, उनके दमादों को, उनके ख़ानदान की 7 पुश्तों को चेक किया जाता है। अगर किसी के पास को 1 रुपया भी ज़्यादा मिल जाए तो उनके साथ जो होता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उनको किस तरह नायब के हाथों और किस तरह उनको अदालतों में और उनकी इज़्ज़त और नफ्स को बर्बाद किया जाता है, उनको चोर चोर के नाम से मशहूर किया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सियासतदानों की, जिनके साथ हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट और हमारे आला लोग, जिनके बारे में नाम नहीं मिल सकता, नाम मैं लूँगा तो मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे, तौहीनें, काफ़ी लोगों की तौहीन हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी तौहीन सेकंड से पहले हो जाती है। उनकी तौहीन नहीं होती जिनकी वाइफ के साथ वीडियो बनाई जाती है, उनकी कोई तौहीन नहीं। शहबाज गिल साहब की कोई तौहीन नहीं जिनके कपड़े उतार कर वीडियो बनाई जाती है। अरशद शरीफ के कत्ल का कोई जवाब नहीं जिसका इतना बेईमाना कत्ल किया जाता है। इनकी तौहीन मिनट से पहले हो जाती है, इनकी तौहीन अदालत भी फ़ौरन लग जाती है और तौहीन फ़ौज भी हो जाती है। बात आप एक शख्स पे करें, पूरी अफवाज को ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये इनका अमल है। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैं बात करता हूँ DG ISPR साहब से इतना बताएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बहू के पास उसकी बारात वाले दिन इतना खरबों रुपए कहाँ से आए। पहला सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब DG ISPR को मैं नहीं समझता कि अब देना चाहिए। इसका जवाब जनरल कमर जावेद बाजवा को खुद देना चाहिए, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा इस टाइम एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और माजी बन चुके हैं। मैं जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ और बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अब माजी हैं, उनको डिस्क्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं उनको भी बुरा कहता हूं जिन्होंने ये सब कुछ लीक करवाया, क्योंकि ये लीक उस टाइम होना चाहिए था कि जिस टाइम जनरल कमर जावेद बाजवा इन पावर थे। जनरल कमर जावेद बाजवा के पास अख्तियारात थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान की अजीम फौज के सिपह सलार थे। उस टाइम मेरे आप व्लॉग्स उठाएं, मैं उस टाइम पे उनकी जो नाकिस और नाहल मनसूबाबंदियाँ हैं उनके ऊपर तनकीद करता रहा, उनके ऊपर डिबेट करता रहा, लेकिन पाक फौज के ऊपर आज तक मैंने डिबेट नहीं की। चंद अनासर के ऊपर डिबेट मैं ज़रूर करता हूँ और करता रहूँगा। और ये DG ISPR को इस टाइम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ये जनरल बाजवा साहब खुद जवाब देंगे, और मैं समझता हूँ कि जिसने ये FBI से लीक किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान के सिपह सलार रहे हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत हुआ भी है तो अब उसको दबा देना चाहिए। इससे पाकिस्तान और हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में आज तक कोई चीफ आर्मी स्टाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ आज तक कोई ऐसी करप्शन साबित नहीं हुई, क्योंकि वो दूध के धुले होते हैं, वो करप्ट होते ही नहीं। वो तो एक आला शख्सियत होते हैं, सादिक अमीन होते हैं। करप्ट तो सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। करप्ट जो है वो मीडिया है, करप्ट ब्लैकमेलर मीडिया है,
یہ جو جوڈیشلی اور ہمارے یہ لوگ تو ایماندار اور صادق اور امین ہیں، ان کو تو میں اب کچھ کہا تو توہین عدالت لگ جائے گی، توہین چیف آرمی اسٹاف لگ جائے گا، اور پھر وہی ہوگا جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، وہی ہوا جو ندیم کے ساتھ ہوا، گجرا یوٹیوبر جو ہمارا ہے، وہی ہوگا جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو ابراہیم کے ساتھ ہوا، تو وہی ہوگا جو جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا۔ تو اب اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے صادق امین لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں بات کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور یہ ابھی صرف نہیں ہو رہا، یہ پچھلے 75 سالوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم پیدا بھی یہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اب بڑے بھی ہوئے ہیں تو یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، جوان بھی ہوئے تو یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے والدین جو ہیں جو اپنا بچپن بھی یہی کچھ ہوتے دیکھا، اپنی جوانی میں یہی کچھ دیکھا، اور اب بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جب وہ یہ کچھ دیکھ رہا ہے تو میں نے بھی یہی دیکھنا ہے، آگے میرے بچوں نے بھی یہی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ملک چینج نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم چینج کر سکیں۔ ہم خوف زدہ لوگ ہیں، ہم ڈپریسڈ لوگ ہیں، ہم پریشان لوگ ہیں، ہم بیوقوف لوگ ہیں، ہم ڈرپوک لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم محب وطن ہیں، ہم فوج سے محبت رکھتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم پاکستان کے ہر اس ادارے سے پیار کرتے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ہم ان سے عشق کرتے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ادارے بھی ہم سے ویسے ہی عشق کریں۔ میری ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے اتنی ہی ریکویسٹ کروں گا کہ بس اب چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پشت پناہی نہ کریں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اپنی خود صفائی پیش کرنے دیں۔ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر 4 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، یہ ایف آئی اے کے مقدمے کو نکال کر۔ اس کے اندر بلوچستان کے اندر ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا، شہری نے کروایا ہے، کراچی کے اندر شہری نے مقدمے درج کروائے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ پنجاب اور کے پی کے میں کیوں نہیں شہری مقدمے درج کرواتے ہیں۔ ان کے جو پنجاب اور کے پی کے والے شہری ہیں ان کے ضمیر مر گئے ہیں، یا وہ پاگل ہیں، یا وہ کھپتی ہیں پنجاب اور کے پی کے شہری، جن کو پتہ ہی نہیں ہماری پاک فوج کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ پاک فوج یہ کام چھوڑ دے جو پاک فوج کام کر رہی ہے، یہ ڈیلرز کو اکٹھا کر کے، یہ پٹواریوں کو اکٹھا کر کے، یہ تحصیلداروں کو اکٹھا کر کے جو جلوس نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج، بھائی ہم بھی کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد، ہم سارے کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد، پاک فوج ہماری شان ہے، لیکن پاک فوج کو چند عناصر نے برباد کیا ہے، اور اب تو وہ جو کالی گھٹائیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور ایک شخص جو پچھلے 7 سال سے مسلط تھا وہ خیر بات کہہ گیا ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جا چکے ہیں، اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک اچھا ٹائم دیا، اب برا تھا یا اچھا تھا گزر گیا، اب وہ ماضی بن گئے ہیں، وہ بیک سٹوری ہیں، اب وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب ان کے خلاف جو گندی مہم چلانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہمارے چند عناصر، اس مہم کو بند کر دینا چاہیے۔ ان کو اس ٹائم بولنا چاہیے تھا جس ٹائم جنرل باجوہ صاحب طاقت میں تھے۔ اب باتیں کرتے ہیں، اب بات کرنے کا فائدہ نہیں، جنرل باجوہ صاحب کو آرام سے جانے دیں تاکہ وہ اب جس ملک میں جانا چاہتے ہیں وہ جائیں، کیونکہ پاکستان میں تو انہوں نے رہنا ہی نہیں، یہ تو مجھ سے شورٹی لے لیں۔ پاکستان میں نہ کوئی چیف آرمی اسٹاف رہتا ہے، نہ کوئی چیف جسٹس رہتا ہے، جس ٹائم ان کو ٹائم ملتا ہے یہ فرار باہر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ سیاستدان تو ادھر ہی زندہ رہتے ہیں، ادھر ہی مرتے ہیں، ہم جو صحافی ہیں ادھر ہی زندہ ہوتے ہیں، ادھر ہی مرتے ہیں، ہمارے جیسے وائٹ کالر لوگ جو ہیں وہ ادھر ہی زندہ ہوتے ہیں، ادھر ہی مرتے ہیں، اپنی زندگی ادھر ہی گزارتے ہیں، ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں اور ادھر ہی مرتے ہیں۔ فوجی جتنے بھی ہیں ہمارے نیچے طبقے کے جنرل سے پیچھے ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں اور ادھر ہی فوت ہوتے ہیں، ادھر ہی شہید ہوتے ہیں ہمارے بھائی۔ سیاستدان ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں، ادھر ہی موت ہوتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اتنے اعلیٰ طبقہ ہے ہمارے پاک فوج ہے، پاک فوج کے اندر بیٹھے چند عناصر جو چیف آرمی اسٹاف کے عہدے کو بدنام کرتے ہیں اور چیف جسٹس کے عہدے کو بدنام کرتے ہیں، وہ اس اوچھے ہٹ کندوں سے باز آ جائیں اور ملک کو بہتری کی طرف چلنے دیں۔ میں خوش آئند سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے گیٹ نمبر 4 ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، گیٹ نمبر 4 کو سیل کر دیا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور اس فیصلے کو میں کھڑا ہو کر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب سے جو امیدیں تھیں انہوں نے اس امیدوں پہ پورا اترے ہیں، اور انہوں نے یہ جو بیک ڈور راستے تھے جو کہتے تھے کہ سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، گیٹ نمبر 4 بند کر دیا۔ تو اس سے
بہتر میں उनकी तारीफ और नहीं कुछ कर सकता। अल्लाह करे ये 2008 की तरह ना हो कि ये सिर्फ हवा में बहते रह जाएं। अल्लाह करे ये 2013 की तरह ना हो। अल्लाह करे ये 2016 की तरह ना हो। अल्लाह करे ये मुल्क अब मुल्क हमारा राह रास्त पर चल पड़े। बस यही मेरी इल्तिजा है हमारे पाक फ़ौज के अहम इदारों से, हमारे पाकिस्तान के इदारों से, जिसके अंदर अदलिया, जिसके अंदर आला अदलिया, ऑनरेबल जजेस, पाकिस्तान की शान, चीफ जस्टिस, चीफ आर्मी स्टाफ, इन सब से इतनी सी इल्तिजा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं कि इमरान खान साहब ने तमाम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने वो असम्बली हो पंजाब की, वो असम्बली हो KPK की, वो असम्बली हो आज़ाद कश्मीर की, उनके पास 3 असम्बलियाँ और तीनों असम्बली से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी से मुशावरत करके, पार्लियामानी लीडर से मुशावरत करके इस्तीफ़ों की डेट जल्द अनाउंस करूँगा। अब पंजाब के अंदर जो नून लीग और उनके इत्तेहादियों को मौत पड़ गई है, नून लीग और उनके इत्तेहादी टकरे मार रहे हैं कि खान ने ये कौन सी सियासी गेम चल दी है। अब बयानात उठाएं तो आप राना सनाउल्लाह के सुने तो वो कहते थे इलेक्शन करवाने हैं, अपनी असम्बली तहलील करो। मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन करवाने हैं, अपनी असम्बली तहलील करो। मरियम औरंगजेब इलेक्शन कराने हैं, अपनी असम्बली तहलील करो। आज इमरान खान साहब ने अपने कल वाले लॉन्ग मार्च के अंदर कह दिया कि हम तमाम असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं, और साथ कहा कि मैं अपने पार्लियामानी लीडर से बात करके जल्द डेट अनाउंस करूँगा। तो मैं समझता हूँ अब वो जो सीट्स बनती हैं वो कुल मिला के बनती हैं तकरीबन 425 सीट्स हैं टोटल, जो सूबाई असम्बलीज़ की हैं। और इसके अंदर अगर आप हम मिलाएं अपनी वफाकी हुकूमत की असम्बलीज़ तो टोटल बनती हैं 567 असम्बली सीटें, जो हमारे पूरे पाकिस्तान की समझ लें, एक आज़ाद कश्मीर को निकाल कर बाकी पूरे पाकिस्तान से इलेक्टेड MNA MPs की सीट्स हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि जी पंजाब के अंदर इमरान खान के पास 180 MPA की तादाद मौजूद है। उन्होंने कहा 180 MPs जो मेरे हैं वो इस्तीफ़े देंगे, और उन्होंने इल्तिजा की है काफ लीग से, जिनके पार्लियामानी लीडर हैं परवेज़ इलाही साहब और वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, उनसे भी इल्तिजा की है कि आप भी इस असम्बली के और इस चोर सिस्टम के साथ ना चलें और आप भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो देखते हैं अब चौधरी परवेज़ इलाही किस तरफ जाते हैं। कल जो मुनस इलाही ने ट्वीट किया उसके मुताबिक तो मुनस इलाही ने कहा जी हम फिलफौर जिस टाइम खान इशारा करेगा हम इस्तीफ़े पेश कर देंगे। तो अभी बेहतर फैसला भी यही होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने अपनी हुकूमत के ऊपर बम गिरा दिया। मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान को कभी यकीन है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसहाक डार साहब की मेहनतें नाकाम, और उन्होंने बताया कि इसहाक डार साहब कैसे ये मेहनतें करते हैं और उन्होंने कैसे मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर गए। इसके अंदर उन्होंने कहा मैं भी शामिल हूँ, और उनका स्टेटमेंट पड़ा जो उन्होंने कल असम्बली के अंदर दिया कि मैं भी शामिल हूँ और हम सब की मिली भगत के साथ इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए। अब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है, और मैं चाहूँगा कि आप और मैं मिल के दुआ करें ताकि हमारे मुल्क के ऊपर जो काली घटाएँ छाई हुई हैं ये मिट जाएँ और पाकिस्तान का कोई अच्छा मुस्तकबिल सामने आए। हम उम्मीद करते हैं कि जो नई 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सियासत से फ़ौज को पाक कर देंगे और इस इदारे को बेहतरीन राह की तरफ शान के साथ, जिस तरह हमारी पाक फ़ौज शान है, पाकिस्तान की ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये मुल्की सियासत से हटकर पाकिस्तान की दिफा की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर उठने वाली एक एक उंगली को काट के रख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नए चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे, और मेरा इनसे एक ही इल्तिजा है कि अब ये 2008 ना बने, अब ये 2013 ना बने, अब ये 2016 ना बने, ये 2022 एक ऐसी कहानी लिखे कि पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में होने वाली एक एक साजिश को नाकाम कर दिया, और उसका सेहरा सजे जनरल आसिम मुनीर को। सैयद आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं, और इस जैसे ये जो सियासतदान अपनी हर गलती के ऊपर फ़ौज का नाम देते हैं ताकि फ़ौज की मुदाखलत ना हो, ताकि किसी की जरूरत ही ना हो कि हमारी पाक फ़ौज को बदनाम कर सकें। और मुझे लगता है कि हमारी उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे जनरल आसिम मुनीर साहब। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब सबसे पहले अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ें, जनरल मुनीर साहब सबसे पहले उनको पकड़ें जिन्होंने इमरान खान के ऊपर हमला करवाया, जनरल मुनीर साहब सबसे पहले उनको पकड़ें
جنہوں نے عمران ریاض ہے، جنرل منیر صاحب سب سے پہلے ان کو پکڑے جنہوں نے اعظم سواتی کو دوبارہ گرفتار کیا ہے. تو یہ جنرل منیر صاحب سب سے بہترین کام کریں گے، اور میں اچھی امید رکھتا ہوں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے پرسوں وہ بروز منگل اسٹرک برداری کے تقریب کے بعد سٹنگ چیف آرمی اسٹاف پاکستان ہوں گے. میری ان سے بہت ہی نیک خواہشات ہیں، اور جنرل شاہر شمشاد مرزا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ایک خوبصورت راہ کی طرف روانہ ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ریان خان کھرل کو دیجیے اجازت. شکریہ. اللہ نگہبان.